तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। ठीक है, काफ़ी दिनों से आप वीडियो नहीं डाल पा रहे थे तबीयत डाउन होने की वजह से। और अभी एग्ज़ाम के 20-25 दिन आपके रहते हैं। उसके अंदर आप क्या करेंगे, 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सोल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज आप 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पहला सैंपल पेपर उठा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, जिसका आप सेक्शन पहला ए सेक्शन, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेक्शन ए पर। तो देखिए इसमें क्या कहता है सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखिए क्या कहता है द रेशो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ऑफ द लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा, लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट छोटा प्राइम नंबर। यानी सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, उनका आप एचसीएफ और एलसीएम का क्या निकालिए, रेशो निकालिए। क्लियर है? तो आप कहोगे सर हमें तो एचसीएफ इसका सॉरी हमें तो ये नहीं पता कि भाई कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो आप ध्यान रखना बेटा, कंपोजिट नंबर और जो प्राइम नंबर होते हैं उनके बारे में आप पहले सीख लेते हैं। जो प्राइम नंबर होता है ना बेटा, वो ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो। कोई भी ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में जाए, देखो वन से तो सारे जाएंगे, ऐसा कोई भी नंबर जो खुद की टेबल से ही डिवाइड होता है। यानी जैसे आप कहोगे सर दो है, दो केवल दो की टेबल में ही जाएगा। तीन है, तीन की ही टेबल में जाता है, किसी और की टेबल में नहीं जाता। अब मैंने आपसे कहा बेटा नाइन है, नाइन किस किस से जाएगा, तो आप कहोगे सर नाइन है ना वन की टेबल में जाता है, सर तीन की टेबल में नाइन आता है, सर नाइन की टेबल में भी नाइन आता है। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर सिर्फ ओनली दो फैक्टर हो, यानी वन से तो देखो सारे जाएंगे और खुद की ही टेबल में जाए, उसको आप क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। केवल दो ही फैक्टर हो, केवल दो फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि दो है, देखिए दो किस किस से जाता है, आप कहोगे सर वन की टेबल में जाता है, दो खुद की टेबल में जाता है। देखो एक ये खुद हो गया और वन से तो सारे जाएंगे, तो केवल इसके दो ही फैक्टर हो गए। क्लियर है? अच्छा, अब अगला नंबर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तीन, देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो तीन किसी और की टेबल में जाता है क्या, आप कहोगे सर नहीं, तीन केवल खुद की टेबल में ही जाता है, तीन की टेबल में, और वन से तो सारे जाते ही है। तो एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। फैक्टर का मतलब वो जो उसको डिवाइड कर सके। ठीक है ना? तो तीन के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर है। अच्छा, अब देखिए अगला प्राइम नंबर क्या है, फाइव है। फाइव फाइव की टेबल में आता है, ठीक है, और वन से तो सारे डिवाइड होते हैं, तो देखिए इसके दो ही फैक्टर है। क्लियर है? तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर है, वन से तो सारे डिवाइड हो गई और एक खुद से डिवाइड होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर हो। अरे दो से ज्यादा टेबल में जाए भाई। देखो वन से तो सारे जाते ही है, खुद से भी जाए, और उसके अलावा कोई भी एक और ऐसा आपको टेबल मिल गई, कोई एक ऐसा पहाड़ा मिल गया जिससे वो नंबर डिवाइड होता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी मोर देन टू फैक्टर हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आठ बताइए मेरे को प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, तो आप कहोगे सर आठ है ना एक की टेबल में जाता है, सर आठ है ना दो की टेबल में भी जाता है, सर आठ तो चार की टेबल में भी जाता है। अरे भाई दो से ज्यादा हो गए ना, जब दो से ज्यादा होते ही तो ये आपका प्राइम नंबर रहा नहीं, तो फिर क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। आठ तो आठ की टेबल में भी जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके मोर देन टू फैक्टर हो गए, मोर देन टू फैक्टर हो गए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये जो वन है, ये वन वन बताइए मेरे को कि प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, तो आप कहोगे सर वन है ना, ना तो प्राइम नंबर आता ना कंपोजिट नंबर आता। क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए बेटा, दो फैक्टर होने चाहिए। अब वन है, अरे वन तो वन से जाएगा तो उसका फैक्टर तो एक ही हो गया ना, तो दो फैक्टर तो हुए ही नहीं। अच्छा, और कंपोजिट नंबर के लिए दो से ज्यादा होने चाहिए, जब दो ही नहीं बन रहे तो दो से ज्यादा कैसे बन जाएंगे भाई? तो आपका प्राइम नंबर ही नहीं है ये, तो कंपोजिट कैसे हो जाएगा फिर? इसलिए बेटा आप वन को ना तो आप प्राइम नंबर बोलते, ठीक है, ना तो ये प्राइम नंबर है बेटा, और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। ध्यान रहेगा, जो वन है बेटा ना तो प्राइम नंबर है और ना क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? अब इसने ये बोला है कि लिस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, वन तो ना तो प्राइम नंबर ना कंपोजिट नंबर, इसको तो छोड़ दो। अच्छा, अब वन के बाद क्या आता, दो आता है। अब दो देखिए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आप कहोगे सर ये तो वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है, इसके ये तो केवल दो ही फैक्टर है ना इसके, तो
तो दो ही फैक्टर है तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये सबसे छोटा आपका जो है ना, सबसे छोटा लिस्ट प्राइम नंबर आ गया। लिस्ट प्राइम नंबर क्या आ गया, लिस्ट प्राइम नंबर आ गया बेटा। और लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो लिस्ट कंपोजिट नंबर आएगा आपका 4। 4 से छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों, 3 है, 3 के 2 है, क्योंकि 3 खुद की टेबल में जाएगा और 1 की टेबल में जाएगा। क्लियर है। तो सबसे छोटा जो लिस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4, और सबसे छोटा लिस्ट यानी प्राइम नंबर है वो 2 है। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। हाँ जी, सबसे छोटा लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा था बेटा, लिस्ट प्राइम नंबर जो जहां आपके पास लिस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर वो आपके पास कितना था, 2 था। ठीक है। और लिस्ट कंपोजिट नंबर जो था वो आपके पास आ गया भाई 4। कितना आ गया, 4 आ गया। अब इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम का क्या निकालना है, रेशो लेना है। क्लियर है। तो इन दोनों का पहले आप क्या निकालोगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम के लिए मैं प्राइम फैक्टर का यूज करूंगा, यानी इन दोनों नंबरों के मैं क्या करूंगा, प्राइम टुकड़े कर लूंगा बेटा। क्या कर लूंगा, प्राइम टुकड़े कर लूंगा। तो देखिए जो 2 है इसके प्राइम टुकड़े कीजिए, तो आप कहोगे सर 1 मल्टीप्लाई में 2, यानी अरे ऐसे ही तो करते थे ना, अब टुकड़े कैसे करते, प्राइम टुकड़े, 2 से गया 2 एकम 2, बस हो गया ये। ठीक है, तो आ गया। अच्छा 4 को देखिए, अब इसको टुकड़े कीजिए, तो 4 के टुकड़े आ जाएंगे 2 इंटू में 2 आ जाएंगे। कैसे, देखिए इसके भी टुकड़े कर लीजिए, प्राइम टुकड़े। तो 2, 2 से गया 2 दूनी 4, फिर 2 से गया बेटा आ गया, ये आ गया भाई। ठीक है, 1 पे गया। अब देखिए 2 टुकड़े आ गए। अच्छा कुछ नहीं है तो आप 1 तो लगा ही सकते हो भाई। ठीक है। अब देखिए, अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मेरे को एक बात बताइए। एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन है वो लिखना है, सिर्फ जो कॉमन है सिर्फ उसको लिखिए। अब कॉमन कौन है बताइए मेरे को, तो आप कहोगे सर एक तो देखिए ये कॉमन है, ये जोड़ा, और एक 1 कॉमन है भाई। अरे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही ना। तो आप कहोगे सर 2 इंटू में 1, यानी आपके पास आ गया 2 आ गया भाई, ये आ गया एचसीएफ। अच्छा एलसीएम देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है वो तो एक बार, और जो नहीं है उसको भी लिख दीजिए। तो आप कहोगे सर जो जोड़ा है कॉमन है उसमें से तो एक बार उठा लेंगे, ये उठा लिया, ये कॉमन था इसलिए मैंने इस जोड़े में से एक बार उठा लिया। ठीक है। और जो कॉमन नहीं है मतलब ये 2 और ये 1 भी नहीं है, तो इसको भी लिख लीजिए, 2 और गुणा में 1 को लिख दीजिए। तो आपके पास 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो आपके पास ये आ गया भाई। तो आपके पास जो लिस्ट प्राइम नंबर था वो आपके पास 2 था, और लिस्ट कंपोजिट नंबर था बेटा वो था आपके पास 4 था। जब आपने इनका प्राइम फैक्टर किए, टुकड़े किए, ऐसे टुकड़े किए प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो आपने इसका एचसीएफ निकाल लिया, 2 आ गया, और एलसीएम आ गया बेटा 4। और मेरे को अब क्या निकालना है, इनका क्या निकालना बोलिए, रेशो निकालना है। क्या निकालना बच्चे, रेशो निकालना है। किसका, एचसीएफ का एलसीएम के साथ। अब एचसीएफ कितना है बोलिए, 2 लिख लेते हैं, यहां कर लेते हैं। देखिए एचसीएफ का किसके साथ निकालना है, एलसीएम के साथ। तो एचसीएफ का किसके साथ रेशियो लेना है बच्चे, एलसीएम के साथ रेशियो लेना भाई। तो एचसीएफ कितना था बोलिए, आप कहोगे सर एचसीएफ 2 था, एलसीएम है 4, तो 2 बटे में कितना है 4, तो कट हो गया बच्चे, तो आपके पास आ गया 1:2 आ गया, यानी 1/2 आ गया, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए भाई। क्लियर है। तो ध्यान रखना, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, और 1 ना तो कंपोजिट नंबर है आपका और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने, ये इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसके रूट्स निकालते हैं। तो इक्वेशन क्या देखिए वो देख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप इसके रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है भाई। तो फैक्टराइजेशन मेथड का आप यूज करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या होता है, मेरी बात सुनिए। जो भी आपकी कांस्टेंट रकम है, कांस्टेंट रकम समझ गए, ये कांस्टेंट जिसके आगे पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसकी आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चे, जो भी x स्क्वायर के सामने है उसके साथ गुणा करते हैं।
तो आप कहोगे सर कांस्टेंट रकम है 10, उसकी गुणा करेंगे जो भी एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग टर्म के जो भी सामने है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो भाई आप क्या करोगे, कांस्टेंट रकम थी 10, उसके एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है उसके साथ गुणा कर दो। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना बेटा, तो 1 के साथ गुणा कर दे तो तेरे पास रिजल्ट आ गया 10 आ गया। अब ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे, ऐसे दो नंबर सोच तू जिनकी गुणा करे तो तेरे पास यही रिजल्ट आए जो यहां आया है। क्या आया यहां पे, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया 10। अब ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो क्या है, तेरे पास 10 आए, और उन दोनों को आपस में क्या करे, माइनस करे। अब आपको सर आपने माइनस क्यों बोला भाई, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर कांस्टेंट का साइन माइनस का है तो ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करे तो यही आए, और उन दोनों को माइनस करे तो क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो जो तू नंबर सोच रहा है उन दोनों को प्लस करने पर वो एक्स का कोफिशिएंट बनना चाहिए था। एक बार दोबारा देख ले, देख मेरी बात सुन ले, यहां पर जो भी कांस्टेंट रखा है मैं उसकी गुणा कर दे एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 10 है, इसकी गुणा कर दी मैंने, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ नहीं था 1 था, तो मैंने गुणा कर दी, रिजल्ट आ गया मेरे पास 10। अब ऐसे दो नंबर सोच ले बेटा जिनकी गुणा करे तो 10 आए, लेकिन अब उनको माइनस, मैंने माइनस क्यों बोला, मैंने माइनस ये साइन देख के बोला है, जो तू नंबर सोच रहा है उनकी गुणा करे तो 10 आए लेकिन उन्हीं दोनों नंबरों को आपस में माइनस करने पर आए, क्योंकि बेटा यहां पर जो साइन है माइनस है तो माइनस करने पर आना चाहिए, प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए, पर क्या आना चाहिए, तो तू कहेगा सर एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। जो तूने नंबर सोचे हैं उनको माइनस करने पर, क्या करने पर, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करने पर एक्स का कोफिशिएंट आए, एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट आए भाई, गुणांक आए। अब आप कहोगे सर आपने सब्ट्रैक्ट क्यों बोला, अरे भाई मैंने सब्ट्रैक्ट इसलिए बोला क्योंकि यहां जो कांस्टेंट रकम है इसका साइन माइनस है, तो जो तू नंबर सोच रहा है उनकी गुणा करे तो ये रिजल्ट आए, लेकिन उनको माइनस करे क्योंकि यहां माइनस था तो क्या बने, एक्स का गुणांक बने, यानी एक्स का कोफिशिएंट बने, यानी 3 बने। अगर यहां पे प्लस होता तो उनको प्लस करने पर बनना चाहिए था 3। तो अब बता क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पे ना माइनस का है, तो ऐसे दो नंबर हो जिनकी गुणा करे तो क्या आए, 10 आए, लेकिन उनको आपस में माइनस करने पर क्या आना चाहिए, तेरा एक्स का गुणांक आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 है। तो तू कहेगा सर 5 और 2 है, 5 और 2 की तू अगर तू गुणा करेगा तो तेरे पास क्या बनेगा, 10 बनेगा। क्या बनेगा, 10 बनेगा। देख ले 5 की और 2 की गुणा की तो कितना आ गया, 10 आ गया, लेकिन 5 और 2 को आपस में माइनस करने पर देख, माइनस करने पर तेरे पास 3 बन रहा है, और बनना चाहिए। क्यों माइनस करने पर, क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस का निशान है। अगर यहां प्लस होता तो प्लस करने पर बनना चाहिए था बेटा, ध्यान रहेगा। तो ठीक है, 5 और 2 मिल गया, ठीक है। अब उनको लिखना कैसे है भाई वो देख ले। तो अब मेरी बात सुन, तेरे को 2 नंबर मिल गए, उसके बाद पहली रकम लिख ले बेटा, पहली और लास्ट की लिख ले, लिख ली। अच्छा, अब 5 और 2 जो नंबर तेरे पास आए उनको आगे पीछे कैसे भी लिख दे भाई, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर एक्स में क्वेश्चन है तो एक्स लगा दे भाई, ठीक है। अब मेरी बात सुन ले, यहां पे क्या निशान है, माइनस का है। यहां अगर माइनस का निशान है तो जो इसके पास साइन है ना, इसके पास ये मिडिल टर्म वाला साइन हमेशा बड़ी रकम के पास जाएगा। बड़ी रकम कौन सी है तो देख ले, तो कहेगा सर ये 5 है, इसके पास आएगा, आ गया। और उसका उल्टा निशान, यानी साइन तो 2 ही होते, यहां प्लस आया तो यहां किसका आएगा बेटे, माइनस का आएगा। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो ठीक है भाई, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों को अलग देख ले, तो तू कहेगा सर इनमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल ले। तो x कॉमन गया तो x, प्लस में कितना बच गया, एक x गया तो एक x बच गया, x गया तो बेटा 5 आ गया। क्लियर है। अब इन दोनों को अलग देख, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस तो दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल ले। और 2 की टेबल में 2 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन आ गया। जब माइनस का निशान कॉमन आता है तो पीछे वाले दोनों साइन पलट जाते हैं, यानी सबके साइन पलट जाएंगे। यानी ये माइनस का किसका हो गया, प्लस का, 2 गया तो एक एक्स बच गया भाई, ठीक है। तो प्लस का आ गया, माइनस गया तो किसका आ गया, प्लस का, 2 पंजे 10 आ गया। और ये दोनों की दोनों तेरे पास ब्रैकेट है ना, ये दोनों की दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर इन ब्रैकेट में कोई मिस्टेक आ रही है तो तेरा क्वेश्चन गलत है। क्लियर है।
ठीक है, अब अगर ये दोनों ब्रैकेट ठीक है तो इनमें से एक ब्रैकेट उठा ले, x प्लस में 5, ठीक है, और एक इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एक ब्रैकेट में डाल दे भाई, ये डाल दे, ये आगे इसको आप बोलते हैं फैक्टर। या अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके अपन क्या बना दिए बेटा, फैक्टर बना दिए। लेकिन उसने बोला रूट्स निकालिए यानी जीरोस निकालिए, जीरोस बोल दे या रूट्स बोल दे तो मतलब जीरो को इक्वल रखने से रूट्स, फोर रूट से, अब तू लिखेगा फोर रूट से। अब आप क्या निकाल रहे हैं, इसके रूट्स निकाल रहे हैं, इसके लिए इन दोनों ब्रैकेटों को क्या रख लेगा, तो जीरो के इक्वल रख लेगा बेटा, जीरो के इक्वल रख ले इसको भी और इसको भी रख ले भाई, रख ले। तो यहां से तेरे पास आ जाएगा x प्लस का है तो बेटा उस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का 5 हो गया, और ये इस तरफ माइनस का, उस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो x के तेरे पास दो आंसर आ गए बच्चे, एक तेरे पास आ गया x की वैल्यू 2 आ गई और एक आ गई x की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। तो देख ले भाई ये x की वैल्यू 2 और माइनस का 5, ये पहला ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा भाई तेरा। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कहता है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, इसकी नेक्स्ट टर्म बताइए। तो बेटा आप सबसे पहले इस पैटर्न को समझिए क्या दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में आपको ये बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है √6। तो क्या मैं इसको, एक बात सुन, क्या मैं इसको 1 मल्टीप्लाई में 6 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 मिनट के लिए लिख ले। अब अगला था आपके पास 24, तो क्या मैं इसको, अब देख ध्यान से देख, क्या मैं इसको 4 मल्टीप्लाई में 6 लिख सकता हूं, 6 चौके 24 लिख सकता हूं, 2 मिनट एक बार लिख ले भाई, ठीक है। अब अगला देख ले बेटा 54 है, 54 है। अब देख क्या मैं इसको 9 54, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पैटर्न को समझ, ध्यान से देख पैटर्न को समझ। अब देख, अब मेरी बात सुन, अब मैं इसके ऊपर दोनों के ऊपर अगर मैं रूट करूंगा तो 1 के ऊपर कुछ भी कर ले 1 तो 1 ही रहेगा भाई। तो ये रूट जो है किसके ऊपर रह गया, 6 के ऊपर रह गया, यानी एक √6 आ गया। अच्छा अब मेरी बात सुन, तो इसके ऊपर भी 4 के ऊपर अगर तू रूट करेगा और 6 के ऊपर रूट करेगा, 4 के ऊपर अगर तू रूट करेगा तो 4 के ऊपर अगर रूट किया बच्चे, 4 के ऊपर और इसके ऊपर 6 के ऊपर, तो 4 अपने आप को 2 की 2 लिखेगा और अपना रूट कैंसिल कर लेगा। क्या तेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि अपने आप को 2 की 2 लिखेगा और रूट से बाहर आ जाएगा। तो भाई 2 और √6 आ गया है, इसमें कोई डाउट है तो बोल जाओ। अब ये 9 है बेटा, 9 है। अब 9 अपने आप को 3 की 2 लिखेगा, 3 की 2 कितना होता है बोल, 3 की 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3। अब 9 ने अगर 3 की 2 लिखा और उसने अपना रूट कैंसिल कर दिया तो क्या बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब देख 9 है, ये अपने आप को 3 की 2 लिखेगा, रूट कैंसिल मतलब आ गया बाहर, 3 आ गया और 6 के ऊपर बच गया जी रूट बच गया। अब ध्यान से देख ले भाई, अब ध्यान से देख ले, ये 1 √6 है, ये 2 √6 है, ये 3 √6 है। अब इसने बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो मेरे बच्चे मेरे को एक बात बता दे, 1 √6, 2 √6, 3 √6, अगला क्या आएगा। तो तू कहेगा सर अगला आएगा 4 √6। क्या आएगा, 4 √6 आएगा। ध्यान से देख ले क्या पैटर्न बनना था, 1 √6, 2 √6, 3 √6, तो अगला क्या आएगा, 4 √6 आएगा। सर ये जो भी रूट में 6 दे रखा था मैंने इसको ना 1 गुणा में 6 लिख दिया। अब 1 के ऊपर तो कुछ भी कर ले, 1 तो 1 ही रहेगा भाई, ये आ गया 6 के ऊपर रूट आ गया। क्लियर है। अब अगला था 24, देख 24 था, तो क्या उसको 4 गुणा में 6 लिख सकता है, 6 चौके 24। अब 4 है, अपने आप को 2 की 2 लिखेगा, रूट कैंसिल कर लेगा अपना। देख पहले इसको 4 के ऊपर रूट दे दिया और 6 के ऊपर दे दिया। अब 4 अपने आप को 2 की 2 लिखेगा क्योंकि रूट 2 से कट हो जाता है भाई। तो 4 ने 2 की 2 लिखा, रूट कैंसिल करके 2 आ गया बाहर, ये बच गया 6। अब अगला 9 6 54, 6 था। अब देखिए अपने आप को 3 की 2 लिखेगा और बाहर आ गया 3 भाई और बच गया 6। 1 √6, 2 √6, 3 √6। तो अगली जो रकम है वो तेरे पास आएगी 4 √6। कितनी आएगी बोल जा, 4 √6 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। ठीक है। अब तो कहेगा सर 4 √6 तो है ही नहीं। अब उल्टा पैटर्न देख, अब उल्टा पैटर्न देख, यहां 3 था ना, 3 था, तो 3 की स्क्वेयरिंग करके रूट के अंदर गया है। देख 3 की स्क्वेयरिंग करेगा 9, वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना। अब देख, अब यहाँ पे 4 था, तो देख मेरी बात सुन, यहाँ ये था, इसको देख, इसको देख, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है। अब इसकी स्क्वेयरिंग कर दे, इसकी स्क्वेयरिंग कर दे, तो 2 की स्क्वेयरिंग कितनी होगी, 4 होगी। देख 4 रूट के अंदर था,
6 था। अब 1 की स्क्वायरिंग 1 किया, वो रूट के अंदर भेज दिया। अब 4 की स्क्वायरिंग कर दे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, रूट के अंदर भेज दे। तो तेरे पास अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसकी स्क्वायरिंग कर दे, तो कहेगा तू 4 की स्क्वायरिंग होगी सर 16, वो रूट के अंदर भेज दे भाई, और 6 तो था ही। तो 16 छिके कितना आ गया बेटा तेरे पास आ गया 96 आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बोल जाए, ये आ गया अंडर रूट 96 आ चुका है भाई। देख ले अंडर रूट 96 है तो एक बार देख ये आ गया। क्या समझ में आया तेरे को? एक बार और देख ले, देख रूट 6 था, इसको 1 गुणा में 6 लिख दिया, ठीक है क्लियर है, 1 रूट 6 आ गया। 24 था, उसको 6 चौके 24, 6 चौके 24 यानी 4 गुणा 6 लिख दिया। अब 4 जो है ना वो अपने आप को 2 की 2 लिखेगा और 12 आ गया, देख आ गया। अब अगला 54 था, उसको 9 छिके 54, तो 9 को 9 ने 3 की 2 लिखा अपने आप को, रूट कैंसिल कर दिया और 12 आ गया। अब इस पैटर्न को देख, 1 रूट 2 रूट 2 रूट 6 3 रूट 6, और अगला क्या आएगा तो तू कहेगा सर 4 रूट 6 आएगा। अब 4 रूट 6 ऑप्शन में है ही नहीं। अब ऑप्शन में नहीं है ना तो बेटा ऑप्शन में नहीं है तो इसको रूट के अंदर वापस भेज दे। अब रूट के अंदर जब वापस जाएगा तो इसकी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डबल होके बाहर आया था, तो अब सिंगल डबल होके ही अंदर जाएगा। अब इसकी स्क्वेयरिंग कर दे, 4 की स्क्वेयरिंग कितनी होगी 16, वो अंदर भेज दे, 6 के साथ गुणा में कर दे तो 16। क्यों देख अब इसको बाहर निकाल, 16 है 4 की 2 लिखेगा 12 आ जाएगा, इक्वल है कि नहीं है, तो आपके पास 16 छिके 96 आ गया, यानी आपके पास 96 आ गया भाई, ये आ गया 96। देख ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में था, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल जा भाई। अब चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं तेरे को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, उसने बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता दो, एक्स एक्सिस से, तो बेटा इस ब्रैकेट के अंदर एक एक्स की वैल्यू होती है और एक किसकी होती है बेटा, वाई की वैल्यू होती है। इतना तो तेरे को पता है, ये एक्स की वैल्यू और ये किसकी, वाई की वैल्यू है। जब भी बोले एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता दे तो वाई की वैल्यू आंसर आ जाएगा, और वाई एक्सिस से बोले तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और हमेशा पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगी। क्लियर है? अब उसने बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, एक्स एक्सिस से, तो इसके अंदर वाई की वैल्यू देख ले कौन सी है, 7 है, तो तू कहेगा सर ये है, ये है, ये है, ये 7। अब 7 देख ले कहां पे, ये रहा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहां पे y होता, y एक्सिस से, तो x की वैल्यू आंसर आ जाता। सर कैसे आता, देख लीजिए भाई। अब मेरी बात सुनो, अब देख ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इसने बोला है माइनस का 1 और 7, x की वैल्यू -1 होगी यहाँ पे, ये लगा लगभग यहाँ लगा ले तो -1, और 7y कहाँ होगा, पॉजिटिव बोला ना, तो ये हो गया, मान ले लगभग यहाँ पे हो गया भाई 7 था, ठीक है। इन दोनों को मिलाएगा तो ये आ जाएगा। अब ये चीज जो है ना, उसने बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये होती है परपेंडिकुलर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये -1 और यहाँ से 7 गया, तो तेरे पास -1 और 7 ये बना था, ये वाला पॉइंट बना था बेटा, ये वाला पॉइंट। अब इसने बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना, बेटा ये एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस होती है हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली, ये कैसे मापेगा, तो यहाँ देखेगा ये वाला, ये कितनी लेंथ थी, 7 थी, तो ऐसे अपन निकालते हैं। पर तेरे को इस जमाल में पढ़ना ही नहीं है। जब मैंने तेरे को बोल ही दिया भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोले तो वाई का कोऑर्डिनेट लिख दे, और वाई से बोले तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख दे। अगर यहाँ पे माइनस भी है तो उसको प्लस का लिखेगा तू। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, 7 है, तो तेरे पास आ जाएगा 7। एक ऑप्शन में अगर -7 भी दे रखा है तो माइनस नहीं लिखेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इसमें देखिए, ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या है भाई, देख अब आपके पास, तेरे पास ये एक सर्कल है बेटा, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल का जो एरिया होता है ना, अगर तू इसकी रेडियस को r ले रहा है, ये वाली रेडियस r ले रहा है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है बेटा पाई r स्क्वायर। अब सेमी सर्कल का मतलब है आधा सर्कल, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, सॉरी अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। तो जिसका एरिया जो होता है हाफ, यानी इसने बोला सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब हो गया भाई ये वाला आधा सर्कल है, ये वाला है, जिसकी रेडियस अगर मान ले r है, तो ये आपके पास हो जाता है हाफ पाई r स्क्वायर। क्या हो जाता है? हाफ पाई r स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? ये होता है। और सर्कल का क्या होता है? पाई r स्क्वायर, तो उसको आधा कर दे, ठीक है। अब उसने बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायमीटर d है। अब सेमी सर्कल है, अब सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर d है, ये सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर है ना बेटा, ये है ना, ये d है। तो अगर डायमीटर d है, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो मेरे को एक बात बता दे, रेडियस हो जाती है डायमीटर का आधा, यानी इसकी रेडियस होगी ये।
पूरा डायमीटर कितना था, डी था। देख डायमीटर डी है, डायमीटर डी है, तो रेडियस कितनी होगी, ये होगी। अब इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, देख हाफ पाई आर स्क्वायर होता है ना, हाफ पाई, ठीक है, ये रहा। अच्छा आर, आर कितना है, डी बाई टू, क्योंकि डायमीटर डी था तो रेडियस कितना होगी, आधी होगी भाई। तो रेडियस की जगह कितना आ गया, डी बाई में टू आ गया, रेडियस का स्क्वायर आ गया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दे, ये कितना है, 1/2 पाई। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी का स्क्वायर, और इसकी स्क्वायरिंग होगी 4, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो तेरे पास कितना आ गया, 1/8, यहाँ पे आ गया पाई, और आ गया भाई डी का स्क्वायर आ गया, ये आ गया देख 1/8 पाई डी का स्क्वायर। है क्या कहीं, ये रहा भाई, ये आपके पास सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन, इंपेरिकल रिलेशन। तो बेटा मोड, मीड और मीडियन का एक आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। अब ज्यादा कहां से आया कैसे आया उस पर फोकस नहीं है, तेरे को एक रिलेशन सिंपल सा याद रखना है, वो मैं तेरे को बता देता हूं। देख मोड को तो एक बार साइड में हटा दे, तेरे पास 2 वर्ड बच गए, एक बच गया तेरे पास मीडियन, देख मीडियन बच गया, और एक तेरे पास बच गया भाई मीन, ठीक है। मोड को एक बार साइड में हटा दे, हटा दिया। अब मेरी बात सुन, इसमें वर्ड देख ले कितने, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। देख 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर, 6 का आधा कर दे, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से गुणा कर दे। क्लियर है, अच्छा। अब इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4, 4 अक्षर है, मीन में MEAN 4 है, इसका आधा कर दे, तो तुझसे कहेगा सर 4 का आधा हो गया 2, तो भाई 2 लगा दे, लगा दिया, इक्वल में लगा दे भाई, और यहां पे प्लस में कर दे मोड, बस तेरे पास ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन है, ये इंपेरिकल रिलेशन होता है मोड, मिड और मीडियन का। अब इसके अंदर से मोड, मिड और मीडियन में कोई भी 2 वैल्यू देगा, तीसरी वैल्यू तेरी इस फॉर्मूले से आ जाएगी। क्लियर है, तो देख ले भाई। अब देख इसमें से कौन सा तेरे को ठीक लग रहा है, कौन सा है, कौन सा है, देख ले भाई। है क्या कोई, ठीक है ठीक है ठीक है, देख ये वाला, देख ये, देख ये वाला, कौन सा है, मीडियन वाला। देख मीन में जिसमें 3 मिल जाएगा ना वही है मीडियन, मीडियन में ये रहा 3, मीडियन ये रहा। अब 2 माइनस मीन है, देख 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 देख, ये इसको यहां ले आया, देख ये यहां ले आया, देख मीडियन, मीडियन में 3 है, आगे मीडियन में 3 मिलेगा, देख 6 अक्षर है इसमें, 6 का आधा कर दे, कितना हो गया, 3 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, 3 लगा दे। और मीन में 4 अक्षर है बेटा, 4 का आधा हो गया 2, 2 लगा दे, इक्वल लगा दे, और प्लस में मोड कर दे, ये रिलेशन है। ये आगे पीछे कहीं घुमा फिरा के दे देगा तेरे को। अब देख ले, अब इनमें ऑप्शन में वो देखना है जिसमें मीडियन में 3 है, तो पहला देख ले मीडियन 3 ये रहा। अब ये देख 2 मीन इस तरफ आके माइनस हो गया ना, तो किसके इक्वल बचेगा, मोड के इक्वल बचेगा, यानी तेरे पास आंसर आ गया ए। क्लियर है भाई, पहला आंसर आ जाएगा ए, आ जाएगा भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ भाई देख, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये रहा, रिप्रेजेंटेड 2 लाइंस विच आर, आपको ये बताना है कि ये क्या है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या क्या चीज है। तो मेरी बात सुन ले भाई, जब भी तेरे को ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक्स और सारा यानी राइट हैंड साइड में 0 छोड़ दे, तो तू उसके लिए क्या करेगा, ये करेगा, देख 2x, इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, देख ये प्लस इज इक्वल टू 5y है ना, उस तरफ जाके किसका हो गया बच्चे, माइनस का हो गया, माइनस का 5y, और उस तरफ जाके ये भी किसका हो गया, माइनस का हो गया 6 इज इक्वल टू हो गया 0। अब दूसरी इक्वेशन ये रही, ये भी इस तरफ, इसको इस तरफ ले आ, इस तरफ ले आ, तो देख 6x था, ये रहा 6x था, ठीक है। अच्छा इस तरफ आके हो गया माइनस का 15y, 15y, ठीक है, और ये माइनस का 18 था ही भाई, ये तेरे पास 2 इक्वेशन बन गई बेचा, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3rd चैप्टर का है, जिसके अंदर बुक के अंदर टेबल दे रखी है तेरे को, और उसके अंदर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उसकी ये होती है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है तो 1 1 आ जाएगा बच्चे, अगर दूसरी इक्वेशन है तो यहाँ पे 2 आ जाता है। क्लियर है, यहाँ पे ये आ जाता भाई, ये वाला देख, ये 2 इक्वेशन हो जाती है बेटा, ये 2 इक्वेशन हो जाती है। अब मेरी बात सुन ले, अगर तेरे पास 3 केस आते हैं बेटा, 3 केस आते हैं जिसके अंदर अगर तेरा a1 बाय में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ जाए ना, ये वाला आ जाए बेटा, ये वाला,
ये वाला अगर रेशियो आ जाता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है एक पॉइंट के ऊपर जिसका एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन होता है, अगर ये रेशियो आ जाए तो। अगर ये आ जाता है तो ग्राफ के ऊपर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो लाइनें आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिसको एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन बोला गया था, यूनिक सॉल्यूशन बोला गया था, याद कीजिए। अच्छा, अगर आपके पास a1 बाय में a2, b1 बाय में b2 और बच्चे c1 बाय में c2 आ जाता है, ये तीनों के तीनों रेशो अगर इक्वल आ जाते हैं तो लाइनें कोइंसिडेंट हो जाती है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, यानी हर पॉइंट पर टच कर रही होती है। अगर जितने पॉइंट पर टच करती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, यानी कहने का मतलब हर पॉइंट पर टच कर रही होती है। लाइनें तो इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर बनी है, यानी इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही है। अगर इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाती है। अगर ये केस आता है तो उसको आप कोइंसिडेंट बोलते थे बच्चे, क्या बोलते थे? कोइंसिडेंट बोलते थे, याद कीजिए। कोइंसिडेंट हो जाती थी लाइन की, यानी एक लाइन जो ग्राफ के ऊपर बनती थी उसके ऊपर ही दूसरी आ जाती थी। और फिर तीसरा जो था वो a1 बाय में a2 अगर b1 बाय में b2 के इक्वल आ जाए, लेकिन c1 बाय में c2 ये रेशियो इक्वल नहीं आता था ये वाला, तो लाइनें आपस में क्या हो जाती थी बेटा? पैरेलल हो जाती थी, जिसको आप बोलते थे नो सॉल्यूशन है। क्या है? नो सॉल्यूशन है, मतलब आपस में मिट ही नहीं कर रही। अब देखते थे इसमें कौन सा केस है। अब देख, इसको इससे डिवाइड कर, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है बेटा, ये c2। ध्यान से देख ले, जब तू इसको लिखेगा 2/6 और ये यहां लिखेगा माइनस का 5 में माइनस का 15, और यहां देख माइनस का 6 बाय में माइनस का 18। देख ध्यान से, 2×3 यानी 1/3, यहां भी माइनस है, माइनस का 5×3 1/3, ये 6×18 माइनस से माइनस गया, तो बेटा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यानी आपके जो ये तीनों के तीनों रेशियो है, ये वाला केस है ना, ये वाला केस, यानी a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और c1 बाय c2, तीनों के तीनों रेशियो अगर इक्वल आते हैं तो लाइनें कोइंसिडेंट हो जाती है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो कोइंसिडेंट का केस है, तो देख लीजिए भाई, ये रहा कोइंसिडेंट का। अगर ये चीज ना होती तो आपसे ये बोलता कि मैनी सॉल्यूशन होता इसका ऑप्शन में, तो वो लगा देते। तो कोइंसिडेंट है तो कोइंसिडेंट वाला केस आ जाए। क्लियर है? तो चलिए भाई नेक्स्ट पे। अब देखिए भाई, कहता है अब अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसके इस पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोज है, मतलब इसके आंसर है यानी रूट्स है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा की बतानी है। अब आपको दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस का 1, ये दे रखा है बेटा। तो बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोज निकालने के लिए इक्वल में क्या रखूंगा मैं? जीरो रखूंगा। क्या रखूंगा? जीरो रखूंगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा तो इसके दो आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? दो आंसर आएंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे? मेरी बात सुन ले, इसके ऊपर 2 है, क्या मैं इसके ऊपर 2 लगा दूं? कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो कहेगा सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैंने ऐसा लिखा तो a की 2 माइनस b की 2, क्या मैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकता हूं? देख ले, लिख दो, ये हो गए फैक्टर। अब मेरे को निकालने जीरोस, तो मैं इसको भी जीरो के इक्वल लूंगा और इसको भी, x माइनस 1 को जीरो के इक्वल लूंगा और इसको भी जीरो के इक्वल लूंगा, x प्लस 1 को भी जीरो के इक्वल लूंगा। तो देख यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, देख। और यहां से आगे भाई x की वैल्यू आ गई तेरे पास माइनस की 1 आ गई। तो तेरे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस का 1 और आ गई प्लस का 1। अब इसने बोला था अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अपने जीरोज ये है, लेकिन इसने बोला अल्फा और बीटा है, तो भाई इनको अल्फा और बीटा बोल ले। तो इसको बोल दे अल्फा और इसको बोल दे बीटा, ठीक है ना। अब उसने बोला अल्फा और बीटा का जोड़ बताइए क्या होगा। ये अल्फा मान ले, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कितना आ जाएगा भाई? देख ले, तो ये माइनस का 1 था और ये किसका था बेटा? प्लस का 1 था। देख ले, अब ये जब जुड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो भाई 0 देख ले ऑप्शन में है क्या? तो तू कहेगा सर ये रहा ऑप्शन में 0। क्लियर है बेटा? चले नेक्स्ट पे, देखिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। कहता है इफ ए पोल है 6 मीटर हाइट का, 6 मीटर जिसकी हाइट एक पोल है बच्चे, एक पोल है जिस यानी खंबा जिसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर है, शेडो इतनी है भाई। अब एक खंबा है ये मान ले, और यहाँ पे ये मैंने पोल मान लिया बेटा ए बी, 6 मीटर हाइट है जिसकी, ये रहा भाई 6 मीटर आ गया। क्लियर है? ये 6 मीटर हो गया भाई। देख
ठीक है, ये 6 मीटर है। और शेडो, जिसकी जो शेडो है ना, अब यहाँ पे मान लो भाई सन वगैरह या लट्टू वगैरह कुछ भी है, अब यहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो इसकी शेडो तो यहीं बनेगी ना जमीन पे। तो वो शेडो की जो लेंथ है ना, मान लो यहाँ तक इसकी शेडो बनी, यहाँ तक ये शेडो है, ये ट्रायंगल बन जाएगी, ये शेडो है भाई। और शेडो की जो लेंथ है ना बेटा, वो ये है 2√3। इसको मैंने मान लिया सी। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर जो बीसी है यानी शेडो है इस पोल की, जिसकी जो हाइट है ना बेटा वो 6 मीटर है। देख ले, ए पोल है 6 मीटर हाइट का, ये रहा, जिसकी शेडो तो जमीन पे ही बनेगी ना, ये 2√3 है। ठीक है, आपको ये बताना है कि सन एलिवेशन यानी सन कितने डिग्री का एंगल बनाना है, मतलब ये एंगल बताना भाई। तो क्या करेंगे, मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। जब 9th चैप्टर में तू ऐसा करता था, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद याद आया, हर हर बोले। ठीक है, इसका और भी कोई मतलब होते हैं, ठीक है ना, याद करने की, पर आप नहीं बोल सकते भाई यहाँ पे क्या करें। ठीक है, तो देख ले। पता है क्या, एक बार है ना एक बच्चा आ गया, बोला सर मेरे को याद नहीं हो रहा, कुछ अलग तरीका बताइए, पंडित बद्री प्रसाद मेरे को याद नहीं हो रहा भाई। मैं बोला बेटा मेरी बात सुन ले, क्या क्या काम करता है? बोला सर पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। मैं बोला कुछ तो काम करता। बोला सर हमारे ना ठेका है दारू का। बोला अच्छा भाई, तो एक काम कर ले, फिर मेरी बात सुन ले, हाथ में पौआ, हाथ में बोतल और बैठ के पी, चिल मार तू। ठीक है ना, एग्जाम होते रहेगा, तू चिल मार, तू टेंशन ना ले। पढ़ाना का काम करवाना मेरा काम है, मेरे को, मैं तेरे को याद कराऊंगा, तू क्या कर, हाथ में पौआ हाथ में बोतल बैठ के। अबे निकम में सच में ना पी लिया भाई, तू मेरे को बदनाम कर देगा कहीं। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं है, देखो मेरी बात, बिना स्ट्रेस पढ़ो। ठीक है ना, स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होना। ठीक है, तो अब मेरी बात सुन ले, यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा टीचर याद करवाते हैं। यहाँ पे आपके पास साइन थीटा होता है, तो मेरी बात सुन ले, यहाँ कोस थीटा होता है, याद आया तो यहाँ टेंजेंट थीटा होता है। यहाँ क्या होता है बच्चे, कोसेकेंट थीटा, यहाँ क्या होता है सीकेंट थीटा, और यहाँ क्या होता है कोटेंजेंट थीटा होता है। क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात सुन, ये होता है पी, क्योंकि देखिए खंबा है 90 डिग्री पर होगा, ये पी है और ये बी है, इसके सामने तो एच होता है ना। पी और बी देख किस में आता है, तो तुझसे कहेगा यहाँ पे आता है सर, टेंजेंट में आता है या कोटेंजेंट में आता है, तेरी मर्जी है। तो टेंजेंट में आता है, तो टेंजेंट जो थीटा होता है किसके इक्वल होता है, पी बाई बी के इक्वल होता है ना टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट पी देख कितना है, तो पी ये रहा भाई, ये परपेंडिकुलर 6, बी कितना है देख ले, बेस। तू कहेगा सर 2√3 है। अब इसको कट कर दे, 2 3 6 3, तो तेरे पास आ गया टेंजेंट थीटा तेरे पास आ गया 3√3। ठीक है, अब इसका रैशनलाइजेशन करते, देख √3। अब 2 बार रूट में है तो उसको सिंपल लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, लिख सकता है भाई। तो ऊपर कितना था, 3√3 था, देख ले ध्यान से। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तेरे पास आ गया टेंजेंट थीटा आ गया भाई, कितना आ गया, √3 आ गया। टेंजेंट थीटा देख कितना आ गया, √3 आ गया बेटा, टेंजेंट थीटा आ गया, √3 आ गया। क्लियर है? देख टेंजेंट थीटा आ गया, √3 आ गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुन, टेंजेंट √3 कहाँ पे होता है, तो तू कहेगा सर टेंजेंट √3 होता है 60 डिग्री पे। किस पे होता है बेटा, 60 डिग्री पे होता है भाई। टेंजेंट से टेंजेंट गया, थीटा आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया भाई, ये आ गया 60 डिग्री। देख ले, अब देख ले ऑप्शन में 60 डिग्री है क्या, ये रहा भाई, ये हो गया। क्लियर है? हो जाएगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख ये बड़ा कहता है सीकेंट है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कोस थीटा, इसमें एक्सप्रेस करना है तेरे को। अब इसके अंदर कौन सा ये ऑप्शन है जो सीकेंट थीटा को आप कोट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? तो मेरी बात सुन ले, ऑप्शन सी है। अब आप कहोगे सर आपको तो पता है भाई, मैंने क्या किया, मेरी बात सुन ले, मैंने इन सभी को एक्सपेंड करके देखा, खोल के देखा है, तेरे को भी ऐसे करना है। जब ये फोर्थ है, अब तेरे को ये पता है फोर्थ में अब आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर तेरे पास होता था 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, सेकंड स्क्वायर थीटा आता है। और 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तेरे पास आता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल आता है बच्चे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। क्लियर है? अब तू जब ये तीसरा सी ऑप्शन देखेगा ना, तो सी ऑप्शन देखेगा तो इसमें 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर है, देख 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा है बेटा, और नीचे कोटेंजेंट थीटा है। 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, देख कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। देख ये रहा तो लिखेगा यहाँ पे, तू कहेगा सर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा नीचे था कोटेंजेंट थीटा, अब इसने रूट कैंसिल कर दिया, तेरे पास आ गया ये
कोसेकेंट थीटा इनटू में आ गया कोटेंजेंट थीटा, ये आ गया। अब तू इसको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। अब तेरे को पता है कोसेकेंट को तू क्या लिख सकता है, कोसेकेंट को लिख सकता है 1 बाय साइन। क्या लिख सकता है? 1 बाय साइन लिख सकता है। क्लियर है? यहां से ऐसे देख, यहां इसको ऐसे साइन थीटा, यहां कोस थीटा, यहां होता है टेंजेंट थीटा, याद आया? यहां होता है कोसेकेंट थीटा, यहां होता है सीकेंट थीटा, और यहां होता है कोटेंजेंट थीटा। अब कोसेकेंट को 1 बाय साइन लिख सकता है, साइन को 1 बाय कोसेकेंट लिख सकता है। ऐसे ही तो कोस को 1 बाय सीकेंट और सीकेंट को 1 बाय कोस लिख सकता है। टेंजेंट को 1 बाय कोटेंजेंट और कोटेंजेंट को 1 बाय यानी 1 बटे लिख सकता है। क्लियर है? तो अब कोसेकेंट को तू क्या लिख सकता है? तू कहेगा सर कोसेकेंट को लिख सकता हूं मैं 1 बाय में साइन थीटा। देख लिख दिया कोसेकेंट को 1 बाय साइन। अब कोटेंजेंट था, कोटेंजेंट को साइन कोस की फॉर्म में कोटेंजेंट को लिखेगा तो कोस थीटा, बाय में क्या लिखेगा? तू लिखेगा साइन थीटा। क्या लिखेगा? साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, अब बच गया 1 बाय कोस। अब 1 बाय कोस किसके इक्वल होता है? सीकेंट, क्योंकि सीकेंट किसके इक्वल होता है बेटा? 1 बाय कोस के इक्वल होता है। 1 बाय कोस, इन दोनों में कोई भी अगर एक 1 बाय है ना तो दूसरा सिंपल आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक 1 बाय में सीकेंट है ना, 1 बाय में सीकेंट है, 1 बाय में, ये 1 बाय में, तो दूसरा सिंपल बच गया कोस आ जाता है। और 1 बाय कोस है तो उसको सीकेंट लिख सकता है। तो 1 बाय कोस है बेटा तो उसको क्या लिख सकता है? तो सीकेंट लिख सकता है। देख सीकेंट बन रहा है ना, तो भाई ये तेरे पास हो गया ऑप्शन 10 का सी, सॉरी क्वेश्चन 10वें का सी आ गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए भाई, कहता है मेरी बात सुनिए, 2 डाई आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाई इकट्ठी उछाड़ी गई है। एक डाई को 2 बार रोल्ड किया गया है या 2 डाई इकट्ठी रोल्ड की गई है। क्लियर है? ठीक है, तो भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेस इज इक्वल टू 3। अब 2 डाई को अगर तू रोल्ड करेगा तो तेरे पास सैंपल स्पेस आएंगे 36। कितने आएंगे? 36 आएंगे। याद है तेरे को, जब तू सैंपल स्पेस बनाता है तो उसको ऐसे लिखता है, पहली डाई पर 1 आया तो दूसरी पर क्या पता 1 आ गया हो भाई, तो फिर तू इसको ऐसे लिखता है, पहली पर 1 दूसरी पर 2 आ सकता है भाई, पहली पर 1 दूसरी पर 3 आ सकता है, पहली पर 1 दूसरी पर 4 आ सकता है, ऐसे 6 तक लिखेगा तू ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही फिर पहली पर तो 2 मानेगा, दूसरी पर 1, फिर दूसरी पर 2, फिर इस पर 2, ऐसे ये भी 6, ऐसे कितने बन जाएंगे? तो तेरे पास जो सैंपल स्पेस बनेंगे ना बेटा वो 36 बनेंगे, 36 ब्रैकेट बनेंगे ऐसे। क्लियर है? ऐसे बनाए हुए होगे तूने। ठीक है, अच्छा अब इसने बोला है 2 डाई आर ड्रॉन, ठीक है 36 सैंपल स्पेस हो गए। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब है ये पहली डाई पर नंबर आए, दूसरी डाई पर नंबर आए, ये पहली पर आए, दूसरी पर आए, ऐसे जो नंबर आ रहे हैं ना उनका जो अपर फेस जो यानी जो डाई आई है उनके ऊपर जो तूने नंबर देखे हैं उनके जो नंबर का जो डिफरेंस है ना बेटा वो 3 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये बोला, देखिए 3 होना चाहिए, ये वाला 3 होना चाहिए। तो देख ले, अब इनको तू देखेगा तो इनका डिफरेंस कितना है? 0, इसका डिफरेंस कितना है? 1, इसका डिफरेंस कितना है? 2, तो तेरे को डिफरेंस कितना चाहिए? तेरे को डिफरेंस चाहिए 3। कितना चाहिए? 3। तो देख कौन कौन से नंबर आएंगे उसके अंदर, तो देख तू अगर तू पहले 1 लेता है तो अगला नंबर क्या आएगा कि डिफरेंस 3 आ जाए, तो याद रखने के लिए बता रहा हूं इसमें 3 जोड़ दे, जोड़ दे, 3 जोड़ दे, 1 में 3 जोड़ देगा कितना आएगा? 4 आएगा। देख ये वो 2 नंबर है, पहली डाई पर 1 आए, दूसरी पर 4 आए, तो उनका डिफरेंस करके देखेगा तो 3 बनेगा जो कि तेरे को चाहिए। अच्छा अब मेरी बात सुन ले, दूसरा देख ले, दूसरी पर 2 लिख, अब अगला नंबर क्या है? 3 जोड़ दे। अरे डिफरेंस 3 मतलब 3 ज्यादा, तो इसमें 2 3 जोड़ दे, तो 3 जोड़ेगा तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब अगला तू 3 लेगा तो इसमें 3 जोड़ दे बेटा, 6 आ गया। देख ले आ गया कि नहीं आ गया। अब अगला तू 4 लेगा तो उसमें 3 जोड़ेगा तो 7 जाएगा ना, पर डाई पर तो मैक्सिमम 6 ही होता है, तो आगे 4 के में 3 जोड़ नहीं सकता क्योंकि 4 में 3 जोड़ेगा 7 जाएगा, लेकिन डाई पर तो मैक्सिमम कितना होता है? 3 ही होता है। तो भाई यहां तक क्या आएगा? अब इनको पलट दे, ये भी हो सकता है, अब पहली डाई पर 4 और दूसरी पर भी हो सकता है, इनको पलट दे बेटा, पलट दे। देख इनका भी तो डिफरेंस 6 ही आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है। देख ले कितनी ब्रैकेट है? 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रैकेट है। कितनी कितने में से है? ये फेवरेबल केसेस ये है, मतलब अपनी बात को सेटिस्फेक्शन ये दे रहे हैं, ये 6 ब्रैकेट दे रही है, लेकिन टोटल कितनी ब्रैकेटों में से? ये 36 में तो है, तो भाई 6 बटे में 36 यानी भाई छिको छिको 36 यानी 1/6 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बोल जा, 1/6 देख ले तेरे पास, ये रहा, ये रहा 1/6। कोई डाउट है तो बोल बेटा, कर लेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख क्या बोलता है। अब इसमें ये बोला भाई
जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दो ट्रायंगल वाले, ठीक है, सिमिलर वाले, तो तेरे को कुछ ज्यादा नहीं देखना, यहां से तो पजल होएगा हमेशा। तो एक चीज ध्यान से सुन ले, मेरी बात सुन ले, जब भी ये जो नाम दे रखे हैं ना, ये नाम, इन नाम पे आजा, फोकस कर ले। ये नाम दे रखे तेरे को, ए बी सी, सिमिलर है भाई ट्रायंगल क्यू पी आर, ये दे रखा है, और ये सारी मेजरमेंट दे रखी है भाई, ये दे रखे, तेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो उसने नाम दे रखे वहां से देखा, अगर इसको बाढ़ में जाने दे, तेरे को देखना ही नहीं है कुछ भी। तो मेरी बात सुन ले, तो अगर ऐसा हो दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है, अगर तू यहां पर, अगर तू यहां पर ले रहा है ए बी, क्या ले रहा है, ए बी, तो यहां पे तेरे को क्यू पी लेना पड़ेगा भाई। तू ले रहा है ए बी बटे में, तो यहां क्या लेगा, तू कहेगा सर क्यू पी बराबर में। अगर तू यहां पे BC ले रहा है ना बेटा, तो तेरे को यहां पे PR लेना पड़ेगा, PR। और यहां पे तू अगर AC ले रहा है ना, तो इसको तेरे को QR लेना पड़ेगा। ऐसे ये कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है, जैसा तू यहां से साइड उठा रहा है ना, वैसी तेरे को यहां से उठानी पड़ेगी। ये साइड के रेशो हमेशा इक्वल होते हैं। अब देख ले, इसमें तेरे को कौन कौन सी दे रखी है, वो ले ले, बाकी छोड़ दे भाई। तो तू कहेगा सर AC, देख AC, ये रिच है, ये AC वाला, ये वाला पेयर क्लियर है, ये वाला पेयर ठीक है। अच्छा, और देख ले, और देख ले, QR है क्या, QR तो यही आ गया इसमें, तो QR तो ये BC, देख ये रहा, ये रहा, ये दो रेशो यूज हुए, देख ये दो मेजरमेंट दे रखी है, ये लेनी है, मतलब तीसरे को छोड़ दे। तो भाई इसमें से तू ये दो चीजें उठा ले देख ये उठा ले, BC देख कितनी है, BC है 5, देख मैं ये दो उठा लेता हूं, BC देख कितनी, देख ये 5, देख यहां रख दे, 5 रख दी, देख यहां रख दी। PR कितना है बेटा, PR देख X है, ये रहा X लिख दे, इज इक्वल टू AC देख कितना है, ये रहा 6, देख ध्यान से 6 लिख दे। QR कितना है, QR ये रहा 3, देख रख दे, 3 रख दे, रख दिया। अब इनका क्रॉस कर दे, बस जस्ट क्रॉस कर दे भाई, ऐसे गुणा कर दे, तो 5 3 15 और 6x आ गया, तो 6x इज इक्वल टू कितना, 5 3 कितना आ गया, 15 आ गया भाई। अब x की वैल्यू निकालनी है ना बच्चे, तो 15 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। देख किस पे जा रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो तेरे पास आ गया भाई 3 पंजे 15, 5, सॉरी हाँ 3 पंजे 15, 5, 3 दूनी कितना आ गया 6, 2, यानी 5 का आधा, अरे 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा भाई, 2.5 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2.5 आ गया। देख 2.5 है क्या, ये रहा, देख ये रहा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। क्लियर है भाई, डाउट है तो बोल जा बेटा। यहां से तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने तेरे को बोला अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यहां से उठाया कर नाम। हमेशा कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। कोई भी 4 3 देगा, कोई भी 3 साइड देगा, एक निकालनी होगी, जो जिनमें से दे रखा वो रेशियो उठा ले, तीसरे को छोड़ दे। क्लियर है, चलते अभी नेक्स्ट पे। अब देख, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ओरिजिन से हो कुछ नहीं करना, रूट में ऐसा करना है, मेरी बात सुन ले, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, एक ब्रैकेट देगा तेरे को, तो जो भी दे रखी है ना उसकी स्क्वायरिंग कर दे, बस ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कर दे बेटा इसकी स्क्वायरिंग। नेगेटिव की स्क्वायरिंग पॉजिटिव होगा, 6 की स्क्वायरिंग 36 आ गया भाई, 8 की स्क्वायरिंग आ गया 64, 64 और 36 आ गया, तेरे पास आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। इसको रूट से बाहर निकालेगा तो तेरे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 है। कुछ नहीं करना अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, पर निकली कैसे वो सुन ले। ओरिजिन से डिस्टेंस बोलनी ना, मान लो भाई ये ओरिजिन था, एक पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट बेटा ये था, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तेरे को डिस्टेंस निकालनी थी AB, तो तेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, पता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे ही करते थे, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते थे बच्चे, ये करते थे। यहां से इसको सोल्व करेगा तो भी वही आएगा। जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस हो तो एक ब्रैकेट देगा बेटा, उन दोनों की स्क्वायरिंग का सम रूट में लिख दे। देख 6 था, 6 की स्क्वायरिंग कर दे माइनस की, प्लस में 8 है तो 8 की स्क्वायरिंग कर दे, केवल तब जब यहाँ पे ओरिजिन लिख रखा हो, ज्यादा नहीं सोचना कुछ भी। तो तेरे पास आंसर आ गया 10 आ गया। देख 6 की स्क्वायरिंग 36, 8 की स्क्वायरिंग 64, 100 हो गया। 100 अपने आप को 10 की 2 लिखेगा और 12 आ जाएगा भाई। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले भाई, देख ले
इस क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरी बात सुन ले। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल ओ, ये रही और ये सारी मेजरमेंट दे रखी है, तेरे को x प्लस वाई का जोड़ बताना है। अरे भाई सिंपल सी बात है, मेरी बात सुन ले। जब भी तेरे को एक सर्कल दे रखा है और उसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन होती है ना, टेंजेंट मतलब जो इसको टच करके जा रही है, और जो ये रेडियस होती है ना, टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पर होती है बेटा। कितने पर होती है? 90 डिग्री पर होती है। 90 डिग्री पर होती है कि नहीं होती? होती है सर, बिल्कुल होती है सर। एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखना, यूज में आ सकती है कभी भी भाई। ये जो कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड का मतलब समझ गए, सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके जाती है, और जो ये सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डालते हो ना, वो उसके हमेशा बाइसेक्ट करती है, ये टुकड़े हमेशा बराबर होते हैं। पर यहाँ तो ये यूज नहीं हो रही, यहाँ पे ये यूज हो रही है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर होती है। अब ध्यान से देख ले तो पी क्यू आर में देख, पी क्यू और ओ में, पी क्यू ओ ट्रायंगल में देख ले, पी क्यू ओ ट्रायंगल में यहां पे ये ओ क्यू क्या है? ये रेडियस है, और पी क्यू क्या है? टेंजेंट है बेटा। टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री हो गया कि नहीं? बिल्कुल 90 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में आपके पास ओ पी क्यू में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे। तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 होता है, तेरे को पता है ना भाई। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? पी क्यू ओ में एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 होएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब पी एंगल कितना दे रखा है? एक्स। क्यू कितना दे रखा है सर? 90 डिग्री है, हमें पता है। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पर होती है, 90 है, ये रहा 90। ओ कितना है? ओ तो क्या था? वाई था ना, ये तो वाई है, इज इक्वल टू 180। अब देखिए 90 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 180 माइनस में ये इस तरफ आके माइनस में हो गया, तो भाई तेरे पास बच गया 90। कितना बच गया? 90 बच गया। 180 में से 90 गया, 90 बच गया। यानी x प्लस में y का जोड़ तेरे पास आ गया 90। भाई 90 आ चुका है, देख ले। है तो ये हो गया बेटा। बोल, कोई डाउट है तो कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख ले भाई, देख ले। हाँ जी, इन द गिवन फिगर टी ए, ये रे टी ए टेंजेंट है, क्लियर है। ये आपके पास रेडियस है, ये टेंजेंट है भाई। देख सिंपल सी बात ये क्या है? टेंजेंट, और ये क्या है? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर होती है आपस में, 90 डिग्री पर। देख ले, अगर ये 90 डिग्री पर है तो ये h का काम करेगा, हाइपोटेन्यूज। ये बेस हो गया और ये हो गया p हो गया भाई, हो गया। अब तेरे को निकालना क्या, वो देख ले। तेरे को दे रखा है ओ टी दे रखा है 4 दे रखा है, और ये दे रखा है 30। तेरे को निकालना टी ए कहां है? ये रहा, ये दे रखा है, ये निकालना है। यानी एच दे रखा है, बी निकालना है। तो तेरे को पता होना चाहिए भाई क्या था। देखो देखो, अपन ने इसको याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो यहां पे H है और यहां B है भाई। H तेरे को दे रखा, B तेरे को निकालना है। H और B ये रहा। तो यहां तेरे को पता है कोस आता है, क्या आता है? कोस आता है, या यहां पे सीकेंट आता है। कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर ले, तेरी मर्जी है। कोस को यूज कर ले। कोस थीटा कितना दे रखा है? देख ले, 30 डिग्री दे रखा है। क्या होता है? B बाई एच होता है। कोस यहां से ले रहा है तो ये B बाई एच बन जाएगा। B देख ले कितना है, तो कहेगा सर टी है, ये रहा बेस, ठीक है ना। और h कितना है? 4 है। डायरेक्ट रख रहा हूं भाई वैल्यू। कोस 30 डिग्री की वैल्यू बता दे कितनी होती है, तो तू कहेगा सर √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2 होती है। नीचे है 4 भाई। क्लियर है भाई? ये क्रॉस कर दे, क्रॉस कर दे। क्रॉस करेगा तो तेरे पास आ जाएगा 2TA इज इक्वल टू 4√3 आ जाएगा। देख 4√3 आ जाएगा। अब ये 2 गया डिवाइड में, TA 4√3 डिवाइड में आ गया 2, तो कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो तेरे पास आ गया 2√3। कितना आ गया बच्चे? 2√3 आ गया। देख ले है क्या ऑप्शन में, देख ले है क्या? 2√3 ये रहा, वही ये रहा 2√3। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख ले। एक ट्रायंगल दे रखी है बेटा, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेंगी, बीपीटी। देख सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर तेरे को एक त्रिभुज दे रखी है, उस त्रिभुज में दो साइडों को मिलाने वाली, यानी दो साइडों को कट कर जाने वाली लाइन अगर तीसरी साइड के पैरेलल है,
तो उसमें आपा कौन सी थ्योरम लगाते हैं बेटा? आपा थ्योरम लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीबीटी। बीबीटी वो क्या कहती है? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है त्रिभुज की दो भुजाओं को कट करके जाने वाली रेखा या लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है, तो तू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी लगाएगा। वो क्या कहता है? अगर तू जैसा रेशो यहां इस तरफ उठाएगा ना, बिल्कुल वैसा रेशो तेरे को यहां उठाना पड़ेगा, वो हमेशा इक्वल होएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख ले भाई क्या क्या दे रखा है। पीबी दे रखा है 6, पीबी ये रहा भाई 6, ठीक है। एपी कितना है बेटा? 4 है, देख ले एपी कितना? 4 है भाई। अच्छा ए क्यू कितना है? 8 है। तेरे को निकालना क्या है? एसी पूरा निकालना है एसी, तो इसको एक्स मान ले भाई, ये निकाल ले। तो आप क्या करेंगे बोल? वही सेम बीपीटी थ्योरम लगाएगा, तो तू लिख ले एपी, देख बटे में क्या लेगा? पीबी। एपी, एपी बटे में पीबी लेगा, तो यहां पे ए क्यू बटे में क्यू सी लेना पड़ेगा तेरे को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो तू लिखेगा ए क्यू बटे में क्या लिखेगा? क्यू सी लिखेगा, यानी एक्स लिखेगा। एपी बोल जा बच्चा तेरा कितना है? 4 है। पीबी कितना है? 6 है। यहाँ पे ए क्यू कितना है? 8 है, बटे में एक्स आ गया भाई। इसको कट कर दे, क्रॉस कर दे, क्रॉस कर दे, तो कितना आ गया? 4x आ गया। यहाँ पे 6 गुणा में 8 आ गया। x की वैल्यू निकालना, 4 गया भाग में, तो 6 गुणा में 8 बटे में आ गया 4, 4 दूनी 8, 2 6 दूनी कितना आ गया? 12 आ गया, 12 आ गया। देख, तो अभी इसमें यह बोला है कि पूरी साइड की पूछिए। इसमें क्वेश्चन में पता है क्या बोला बेटा? क्वेश्चन में बोला AC, तो x की वैल्यू 12 आई है, मतलब ये तेरे पास 12 आई है। देख ये तो टुकड़ा ये आया ना, उसने बोला AC कितना है? AC, तो बेटा 12 ये 8 और ये, तो 12 प्लस में 8 तेरे पास आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, जो कि AC है, यानी 20 आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है बच्चे? तो ये आ जाएगा भाई। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करते हैं भाई, ये वाला, ठीक है। तो इतना ही कर लेते बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।